देखो सबसे पता क्या होता है, एक बार पता क्या हुआ, एक लड़की दरवाजे को धक्का दे रही थी, उससे दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने बुलाया अपने पापा को, पापा, पापा ने भी आके खूब धक्का दिया, नहीं खुला दरवाजा। 3-4 लोग हो रहे, सबने धक्का दिया, नहीं खुला। इतने में एक बच्चा आया, उसने यूं खोला और चला गया अंदर, क्योंकि इस तरफ खुलता था और सब धक्का दे रहे थे। समझ रहे इसका मतलब क्या है? कई बार सॉल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं, हम बिना बात की ताकत लगाते रहते हैं। और इसीलिए कहावत है, अकल बड़ी है भैंस। कौन बड़ी है? अकल है। कईयों के लिए भैंस बड़ी है, लेकिन एंड दैट मेक्स द डिफरेंस कि आपके लिए कौन बड़ी है। क्लियर? तो सॉल्यूशन सोचो, एक बार वैसे सोचो कि आप देश के बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक सीनियर लेवल पे हैं। Assume yourself 20 years from now, when you reach the level of joint secretary in the Ministry of Finance, and you'll be functioning on such levels. मतलब आपकी कलम की ताकत समझ रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपए आपने साइन के चले गए, बस आपके अकाउंट में नहीं आ सकते हैं, है ना? उसमें ये नहीं कि आप अकाउंट नंबर चेंज कर दें, अपना नंबर लेते हैं और तब साइन कर दें। उसके बाद तिहाड़ चक्की पीसिंग होता है, ऐसी कोई भी कोशिश की तो। So the problem is, we do not have much money. We have to spend 8,000 crore rupees on national housing project, which is meant for the poor people for their housing needs. Social housing project है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सरकार ने ढिंडोरा पीटा है, बनाएंगे बनाएंगे, गरीब लोग ताक में है कि मिले तो हम रहें। गरीब लोग भी कई बार क्या करते हैं कि मिले तो हम बेचें, उस मूड में ज्यादा रहते हैं। झुग्गी वाले मामले में जब जब घर बनाए गए, कई बार क्या हुआ, घर लोगों ने लिया, रहे नहीं वहां पर, उनको सूट नहीं करता रहना वहां पर, उनके वर्क प्लेस से बहुत दूर है, तो वो लेते हैं, उसे किराए पर लगा देते हैं, वापस झुग्गी में रहने लग जाते हैं। सो वाइल बीइंग इन द गवर्नमेंट यू हैव टू फेस सो मेनी इश्यूज। यू आर गिविंग ए बिल्ट हाउस, कंक्रीट हाउस, पक्का हाउस टू ए झुग्गी dweller. He is taking the keys from you. He is removing the झुग्गी in front of you. 5-7 दिन के बाद वापस वहीं रहने लग जाता है, and that house given to him is on rent. वहां से रेंट मिल रहा है, और आपकी पूरी जो प्लान थी उसको आग लग गई पूरी की पूरी। क्या फायदा हुआ? So when you come to the government sector, these are the public policy issues which you will be facing and you will be supposed to solve. अब इस बीच में सरकार ने 2 इंटरनेशनल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात कर ली। वन इज SEZ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, उसके लिए बहुत पैसा देना है। और दूसरा प्रोजेक्ट कौन से वाला है? वो गैस वाला है, वही बहुत जरूरी है, एनर्जी नीड्स के लिए है। कैसे करें? देखो, सोचने का तरीका समझना है। When there is no option, you have to give priority to the bigger interest, broader interest. कितना सिंपल है, हमने सीखा था एथिकल डायलेमा कैसे सॉल्व करना है। When everything else is equal in 2 options, just see which is the broader interest. एक तो ये तरीका है। तो अब सिचुएशन ये है कि सेज भी चाहिए, गैस पाइपलाइन भी चाहिए। तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात में आएंगे, पहले सिंपल में करते हैं कि इफ यू हैव टू डिसाइड कि इन 3 में से किस पे हमें फोकस करना है, तो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट ए ह्यूज इथिकल प्रॉब्लम। गैस पाइपलाइन और SEZ इज मोर बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि SEZ बनेगा तो बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी। जितने लोगों को आप घर देंगे, शायद उससे ज्यादा की फैमिली सेट हो जाएगी उस SEZ की वजह से। 1 साल पहले गैस पाइपलाइन आएगी तो शायद बेनिफिट ह्यूज लेवल पे होगा, पूरे नॉर्थ इंडिया में कई स्टेट्स को हो सकता है। और दूसरी तरफ जिनको घर चाहिए वो भी चाहिए। पर देयर इज ए क्वेश्चन, जिनको घर इतने समय तक नहीं मिला, हो सकता है कि 6 महीने 8 महीने लेट होने से उतना फर्क भी ना पड़े। दिस इज वन ऑफ द वेज टू थिंक। दूसरा ये कि घर ही नहीं बेचारों के पास, अब SEZ सोच रहे हो, उनका घर नहीं है, SEZ सोच रहे हो। तो इन माई ओपिनियन
In these three cases, the NHS can wait for few months, but these two projects, which will give incremental benefits to the economy, and the benefits will come down with the process of infiltration. So maybe we can see more benefits to poor people in these two projects taking place in time than making houses for these people. ये एक ऑप्शन हो डायरेक्ट, जब आप सीधे यस और नो के मूड में हैं। पर क्या हमेशा यस नो करने की जरूरत है? क्या आपका दरवाजा ऐसे खुलता हो? बिना बात के धक्का दे रहे हैं हम लोग, देख तो दरवाजा कैसे खुलेगा। अब इस पे बीच की ऑप्शन सोचो, और मध्य मार्ग जो है सबसे अच्छा वही मार्ग होता है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द मिड वे, मिडिल पाथ है कहां वो सोचना है। दो तीन रास्ते इसमें हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? फर्स्ट, अब बजट डिवीजन का हेड अगर मैं हूं, I know the money available to different schemes. Why are we talking only about one scheme? Being the head of the budget division, I should have the access to information about various schemes. तो मैं सरकार को एक अच्छा सा नोट बना के भेज सकता हूं, instead of taking all money from NHS project, let us take 2000 crore from NHS project. भाई हम उससे 6-7 हजार करोड़ रुपए ले रहे हैं बिना बात के। आप 7,000 करोड़ मत लीजिए उस स्कीम से, 2,000 निकाल लीजिए और बाकी काम चलने दो। और अगर जनता को दिखता है कि 100% नहीं लेकिन 75% काम हो गया, तो जनता बहुत खुश रहती है उसमें भी, और सरकार भी अपना मुंह बचा लेगी कि भाई थोड़ा सा लेट हो गया, बट यस इट विल बी डन वेरी सून। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द मनी ऑफ NHS आउट फॉर दीज टू प्रोजेक्ट्स, टेक some part of that money and find out which other projects can be delayed to some extent, and you can, हो सकता 10 प्रोजेक्ट, तो आप कहेंगे इसमें से 300 करोड़, इसमें से 400 निकाल लेंगे, इसमें 600 निकाल लेंगे, and this can be easily managed instead of having all the money from one project, that is NHS. कितना सिंपल सॉल्यूशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 2, जिन 2 प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करना है आपको, you can talk to those people as well. आप उनसे कह सकते हैं कि हम जो पेमेंट करेंगे आपको, वो एक साथ करने के बजाय इतना अभी, इतना 3 महीने बाद, इतना 3 महीने बाद कर देंगे। So if there is a possibility of making these payments in a structured way, structured installments, maybe that can be a solution to have both the projects simultaneously. और उस टाइम तक नया बजट आ जाएगा, तो हम उस बजट का जो एलोकेशन है उसको भी यूज कर लेंगे। तीसरा, जब NHS पे आप काम कर रहे हैं, मे बी द वेंडर्स यू आर टॉकिंग टू हु विल बी मेकिंग द हाउसेस, मे बी यू कैन टॉक टू देम इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, दैट द पेमेंट विल बी रिलीज्ड 6 months after the project is completed, not on the day of completion of project. So your work keeps on happening and the payment deadlines are extended by the government. In this way, all the problems are resolved and you can easily manage. तो इनमें से कौन सा आपको सबसे अच्छा लग रहा है इन सारे ऑप्शंस में से? सबसे पहले तो प्लेन है कि हम NHS डाल देंगे, ये दोनों कर लेंगे, वो तो सबसे प्लेन सॉल्यूशन है। उसके बाद वाला सॉल्यूशन आई थिंक इज द बेस्ट सॉल्यूशन, not getting all the money from one project and maybe not paying all the money to these 2 projects. इनमें कोशिश करने की थोड़ी कम पेमेंट से फिलहाल काम चल जाए, 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाए। Maybe even if you have to pay little interest over that, that can be thought by the ministers in this regard. But leaving one project completely and moving to other projects completely is not a good idea. Life is the name of balance and we have to find out the balancing options in any such situations. और तीसरा ये कोशिश भी करनी कि पेमेंट एक्सटेंशन के जो ऑप्शंस बन सकते हैं उस पर ट्राई कर लें। और ये जो पॉइंट इसमें है ना कि सरकार ने जनता से कहा है इट विल बी ए ग्रेट पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर देम, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। सिंस यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड यू आर सपोज्ड टू बी नॉन पार्टिजन,
You are not supposed to think in the electoral politics way कि मेरी सरकार जब जनता से बात करेगी, जनता सवाल पूछेगी, क्या जवाब देंगे. दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम ये है कि ये फंड्स हैं, ऐसे एलोकेट करने हैं. एंड इफ योर सीनियर्स, और अंतिम ध्यान रखना है, you will write your point of view in the file, in the noting section, and you will be sending your point of view to your senior, maybe the secretary, finance secretary. बस ये सॉल्यूशन है. जब ऐसे ऑप्शन के बीच में हो तो बीच का रास्ता निकालिए, कर लीजिए. एंड इज रिजाइनिंग द राइट ऑप्शन? नो. क्यों रिजाइन करेंगे? अरे इतना मर मर के आईएएस बना, अब कोई बात. हाँ, मैं जो आखिरी बात कह रहा था, बीच में फोन बज गया. सो बीइंग इन सिविल सर्विसेज, वट एवर लेवल आर यू वर्किंग, आपकी जो सलाह बनती है खूब सोचने के बाद, what you are supposed to do is you will be writing in the noting section of the file. On the green sheets, I had told you in the left side, this is the noting section, in the right side, that is the drafting section. Noting section is the discussion section. You will be writing, अब तो लिखते नहीं, computerized होता है आजकल तो. So whatever the note you make, you will make it from the computer and printout will be pasted in the note sheet. That note will be sent to your senior. Let us assume you are working at the level of joint secretary. तो JS के बाद additional होता है, but generally additional secretary और secretary are similar people. So either you have an additional secretary or a secretary to report to. तो आपका note गया secretary के पास, and secretary is legally, lawfully entitled to make a policy contrary to your thoughts or your suggestions. That's not a problem. But the only obligation is he also has to write a note after your note. तो उसने अपना नोट पढ़ा ध्यान से. Now he has two options. One, he can say, this seems appropriate, we should go with this only. आपके वाले को उसने अप्रूव कर दिया. Second, he can say, I think the original proposal was fine, we should get money out of from the NHS and we should spend it on these two schemes. He has the right to write. Third, maybe he can give a better solution कि आपके 6 में से 4 पॉइंट्स ठीक है, but instead of these 2 points, let us take some more money from NHS and we can manage this way. अगर आपके सेक्रेटरी ने लिख दिया, then you don't have any right to do anything else. You are not supposed to say, I will go on the roads, I will start a movement against secretary. वो सब ड्रामा नहीं करना है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि आपने लिख के अपना व्यू बताया. Secretary has the right to decide, and then the minister. Finally, the file will go to the minister. And if the minister writes, okay, this is final, on your note maybe, this is final, बात खत्म हो गई. And then a letter will be drafted and sent to the required ministries or the officers. So as soon as you have given the suggestions, you do not have any more powers. If your seniors do change something in the policy suggested by you, then you don't have any other options. तो उनको सिर झुका के मानना भी है, इतना टची नहीं होना है कि अच्छा सेक्रेटरी साहब, इतने दिल से मैंने 6 पॉइंट लिखे, आप कह रहे हैं ठीक नहीं है, ओह आई गॉट हर्ट, सो आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, मैं जेब में लेके घूमता हूँ, आज निकालने का टाइम आ गया है, लो मेरा इस्तीफा. हो सकता है उन्होंने इसलिए लिखा हो कि इस्तीफा दे भागे यहाँ से, परेशान कर रहे बहुत दिनों से, इतनी मुश्किल से जॉब मिलती है आईएएस की, अब रिजाइन कर देंगे. इस क्वेश्चन बनाने वाले को पाप लगेगा, देखना आपको. सो यू हैव टू राइट स्पेसिफिकली माय व्यूज ऑन रिजाइनिंग, और उस हेडिंग का बक्सा बना के लिखना, नॉट एट ऑल, आई विल डू वट एवर इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, एंड resigning is the worst possible option. It's based on the value of cowardice. I believe in the values of fortitude, perseverance, patience. जो याद है सब लिख देना वहां पर. मतलब उस तरह की, ये नहीं कि ऑनेस्टी और कंपैशन, वो सब नहीं, जो उस मसले में काम आ सकती है उन सबको लिखना है. तो अब बताएं कि पकड़ में आ रही है केस स्टडी? कुछ नहीं है इसमें, जबरदस्ती का हुआ मसाला है लोगों ने.